नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जो अनअवॉइडेबल है, भारतीय संविधान। तो आज हम इसी की बुनियाद को समझने वाले हैं। बात करेंगे इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों की, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है एक बहुत पावरफुल आइडिया से, जिसे हम प्रिएम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। और जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा और उसका पहचान पत्र। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो फिलॉसफी है, वो सोच है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इसी फिलॉसफी को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस प्रियम्बल में? क्यों इसे इतना इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? प्रिएम्बल जो है ना, वो असल में पूरे संविधान का एक निचोड़ है, एक समरी है। ये उन कोर वैल्यूज और गोल्स को बताता है जिन्हें हमारा देश पाना चाहता है। इसको एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि भारत एक देश के तौर पर क्या बनना चाहता है, कहां जाना चाहता है। अच्छा, जब संविधान बना था ना, तो प्रियम्बल में भारत के लिए 3 बड़े शब्द इस्तेमाल किए गए थे: संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, संप्रभु मतलब सिंपल, एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं। लोकतांत्रिक मतलब जहां असली पावर जनता के हाथ में है। और गणराज्य का मतलब देश का जो हेड होगा वो कोई राजा रानी नहीं, बल्कि लोगों के द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। प्रियम्बल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम पढ़ते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। साल था 1976 और वो था 42nd अमेंडमेंट। ये एक कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। इस अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में 3 नए और बहुत ही पावरफुल शब्द जोड़े। वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों के जुड़ने से भारत का कैरेक्टर और भी ज्यादा साफ हो गया। एक ऐसा देश जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और जो देश की यूनिटी को सबसे ऊपर रखता है। तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे आदर्श। लेकिन सवाल ये है कि इन आइडियल्स को जमीन पर असलियत में कैसे लाया जाए। इसी के लिए हमारा संविधान हमें एक सुरक्षा कवच देता है, और इसी कवच को हम कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सोचिए कितना बड़ा नाम है, और ये नाम इनकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है, क्योंकि यही वो राइट्स हैं जो हर नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और एक डिग्निफाइड, सम्मान से भरी जिंदगी की गारंटी देते हैं। ये राइट्स हमें संविधान के पार्ट 3 में मिलते हैं, आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए रूल्स नहीं है, नहीं, ये हर एक नागरिक की आजादी और सम्मान की पक्की गारंटी हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं कौन कौन से, इन्हें किन मेन कैटेगरीज में बांटा गया है और ये हमें किस किस तरह की प्रोटेक्शन देते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे संविधान ने इन राइट्स को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आखिर में शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा अधिकार। चलिए अब एक एक करके इन सबको शॉर्ट में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच। और इसका मतलब बहुत सीधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं, पीरियड। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल्स 19 से 22 में है, और सच कहें तो ये हमारे लोकतंत्र की जान है। यही वो अधिकार है जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, अपनी बात रखने की, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की, एसोसिएशन बनाने की, और हाँ, देश में कहीं भी घूमने फिरने की। ये सब बहुत ज़रूरी आज़ादियाँ हैं। अब आता है एक बहुत ही ज़रूरी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल्स 23 और 24। ये ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करता है। यह अधिकार साफ साफ कहता है कि किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है और बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से भी मना करता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 से 28। ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक की बुनियाद है। मतलब हर इंसान को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का धर्म माने, उसके हिसाब से चले और उसका प्रचार भी करे। और हमारी इस लिस्ट में 5वां अधिकार है
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल्स 29 और 30। ये भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है ना, उसका गार्डियन है। ये अधिकार माइनॉरिटीज को हक देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी कल्चर को बचा सकें और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सके, ताकि हमारे देश की ये जो खूबसूरती है, ये जो विविधता है, वो हमेशा बनी रहे। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, हमारा संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो लगातार देश को रास्ता दिखाता है। प्रियम्बल की आत्मा से लेकर फंडामेंटल राइट्स की गारंटी तक हमारा संविधान देश के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये हमें बताता है कि हमें क्या बनना है और साथ ही वो बनने के लिए जरूरी अधिकार भी देता है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इन वैल्यूज को, इन अधिकारों को सिर्फ कागजों से निकालकर असल जिंदगी में, हमारे समाज में जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज बात करते हैं भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की धड़कन है और हमारे हर हक की गारंटी भी। चलिए इसके कुछ सबसे खास पन्नों को पलटकर देखते हैं। जरा सोचिए, संविधान बनाने वाले खुद डॉक्टर अंबेडकर ने किस एक अधिकार के लिए इतनी बड़ी बात कही होगी? आखिर वो कौन सा हक है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो आगे मिलेगा वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान देश को चलाने का पूरा सिस्टम कैसे तय करता है। ये असल में एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और उसकी सीमाएं क्या होंगी। अब बात करते हैं उन मुख्य किरदारों और संस्थाओं की जो इस पूरे सिस्टम को मजबूती से थामे हुए हैं। ये हमारे देश के शासन के सबसे बड़े और सबसे जरूरी स्तंभ हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम के शिखर पर हैं राष्ट्रपति। वो देश के पहले नागरिक कहलाते हैं। सरकार के जितने भी बड़े फैसले और काम होते हैं वो सब उन्हीं के नाम पर होते हैं। एक तरह से वो हमारे राष्ट्र की एकता और सम्मान का प्रतीक हैं। अच्छा, ये बात बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि संसद का मतलब है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इन तीनों को मिलाकर ही हमारी संसद पूरी होती है। और देखिए, जो सिस्टम देश के लेवल पर है, लगभग वैसा ही एक ढांचा राज्यों के लिए भी तैयार किया गया है। ये दिखाता है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें मिलकर काम करती हैं। इसी को हम संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो भूमिका देश के लिए राष्ट्रपति की है, ठीक वैसी ही भूमिका एक राज्य के लिए राज्यपाल की होती है। मतलब एक समानांतर, एक पैरेलल व्यवस्था काम करती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि किसके पास कितनी ताकत है, बल्कि ये भी बताता है कि उस ताकत का इस्तेमाल किस सोच और किस दिशा में करना है। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। इसे सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट या एक नैतिक कंपास की तरह समझ सकते हैं। हाँ, ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये हमारे संविधान की आत्मा है जो सरकार को हमेशा एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, ये सिर्फ किताबों में तो नहीं रह सकते, है ना? आइए देखते हैं कि असल में जमीन पर ये कैसे उतरते हैं। संविधान में इसके लिए कुछ साफ साफ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 40 जो कहता है कि गांवों में पंचायतें बनाई जानी चाहिए। इसका मकसद साफ है कि शासन की बागडोर सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित न रहे, बल्कि असली शक्ति गांव के स्तर तक आम लोगों के हाथ में पहुंचे। फिर आता है अनुच्छेद 44 जो एक बहुत ही चर्चित विषय है। ये सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक जैसे कानून बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये देखिए, अनुच्छेद 50 ये न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों को कार्यपालिका यानी सरकार से अलग रखने की बात करता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि अदालतें बिना किसी भी सरकारी दबाव के पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर फैसले दे सकें। तो सरकार की बनावट और उसके सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम आते हैं संविधान के उस सबसे शक्तिशाली हिस्से पर जो सीधे सीधे आम नागरिक को ताकत देता है। ये हमारे और आपके अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। याद है, हमने अपनी बात डॉक्टर अंबेडकर के इसी कथन से शुरू की थी।
अब आखिरकार वो समय आ गया है ये जानने का कि वो कौन सा अनुच्छेद था जिसे उन्होंने इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया था। यही है वो अधिकार। अनुच्छेद 32 हर एक नागरिक को ये जबरदस्त शक्ति देता है कि अगर सरकार या कोई और उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है और उन्हें असलियत बनाती है। तो हमने देखा कि हमारा संविधान कैसे देश को चलाने का एक पूरा नक्शा तैयार करता है और कैसे हमारे अधिकारों की ढाल बनता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इसका कौन सा हिस्सा हमारे देश के भविष्य की कहानी लिखेगा। कभी सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विविध देश बिना किसी बड़ी उथल-पुथल के आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ नियमों की एक किताब में नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अंदर ही कुछ बहुत शक्तिशाली सेफ्टी फीचर्स या कह लीजिए सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। यही वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे लोकतंत्र को हर मुश्किल में संभाले रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक संविधान किसी देश को बिखराव से बचाता कैसे है? वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो भारत जैसे देश को एक साथ जोड़े रखती हैं? चलिए आज संविधान के इन्हीं छिपे हुए रक्षकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है निष्पक्ष चुनाव। एक ऐसे देश में जहां करोड़ों करोड़ मतदाता हैं, ये कैसे पक्का किया जाए कि हर एक वोट की कीमत हो और सरकार सच में लोगों की आवाज हो? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जहां हर कोने तक ईमानदारी और निष्पक्षता पहुंचानी होती है। तो फिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इस मुश्किल का क्या हल निकाला? इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था में है, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसे अपनी शक्ति किसी सरकार से नहीं, बल्कि सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 324 से मिलती है। यही आर्टिकल उसे पूरी तरह से आज़ाद होकर काम करने का अधिकार देता है, ताकि चुनाव एकदम निष्पक्ष हों। सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। लेकिन देखिए, सिर्फ सही सरकार चुन लेना ही काफी नहीं होता। देश चलाने के लिए पैसों का सही बंटवारा और मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारी दूसरी बड़ी चुनौती सामने आती है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे यानी रेवेन्यू का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। इसको एक बड़े परिवार की तरह समझिए। मान लीजिए केंद्र उस परिवार का मुखिया है और सारे राज्य उसके सदस्य हैं। अब हर सदस्य की अपनी अपनी जरूरतें हैं, तो सवाल ये है कि घर की कुल आमदनी को कैसे बांटा जाए कि कोई झगड़ा ना हो, सबकी जरूरतें पूरी हों और पूरा परिवार मिलकर आगे बढ़े। देश के लेवल पर भी ठीक यही सवाल उठता है। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमारे संविधान ने एक और संस्था बनाई, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत बना ये कमीशन एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है। यही तय करता है कि टैक्स से जो पैसा आया है वो केंद्र और राज्यों में किस हिसाब से बटेगा, ताकि देश का आर्थिक ढांचा भी मजबूत रहे और सब मिलकर काम कर सकें। अच्छा, चुनाव हो गए, पैसों का हिसाब किताब भी हो गया, लेकिन अब एक और भी गंभीर स्थिति के बारे में सोचते हैं। क्या होगा जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, ऐसी कोई इमरजेंसी जो देश के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दे? हमारा संविधान ऐसी स्थितियों के लिए कितना तैयार है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस में। ये आइडिया जर्मनी के संविधान से लिया गया है और ये एक तरह का फाइनल सेफ्टी स्विच है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर देश की एकता और संप्रभुता को बचाना। ये प्रावधान मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहला है आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या बाहरी हमले जैसी स्थिति में लगती है। दूसरा है आर्टिकल 356 जिसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से न चल पा रही हो। और तीसरा है आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आता है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है? इसका जवाब है 0, एक बार भी नहीं। ये दिखाता है कि मुश्किल हालातों के बावजूद हमारे देश की आर्थिक नींव कितनी मजबूत और लचीली रही है।
तो अब तक हमने 3 अलग-अलग संवैधानिक सुरक्षा कवचों को देखा जो हमारे लोकतंत्र को हर तरह के संकट से बचाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी बातों को साथ में रखकर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो संक्षेप में कहें तो चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाता है, वित्त आयोग देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखता है और आपातकालीन प्रावधान देश के लिए आखिरी सुरक्षा जाल का काम करते हैं। ये तीनों मिलकर ही वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज 21वीं सदी की नई और अलग तरह की चुनौतियों के बीच क्या ये दशकों पुराने संवैधानिक सुरक्षा कवच आज भी उतने ही असरदार और मजबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। नमस्ते। संविधान ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद एक मोटी सी किताब जिसमें ढेर सारे नियम कानून लिखे हों, है ना? पर सच्चाई ये है कि किसी भी देश का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसी किताब जो देश के साथ साथ सांस लेती है, बढ़ती है और बदलती भी है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या किसी देश की बुनियाद, उसका संविधान, वक्त के साथ बदल सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और पता है, यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। असल में देखा जाए तो किसी भी देश की तरक्की की कहानी, उसकी जो पूरी जर्नी है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधनों में छिपी होती है। यही वो टूल्स हैं जिनसे संविधान नए चैलेंजेस और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को अपडेट करता रहता है, खुद को ढालता है। तो चलिए आज भारत के ऐसे ही 4 बहुत ही ज़रूरी संशोधनों की कहानी समझते हैं और शुरुआत करेंगे एक ऐसे अमेंडमेंट से जिसका असर इतना बड़ा था कि उसे एक निकनेम ही मिल गया। बात हो रही है 1976 के 42वें संशोधन की, और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था। सोचिए, इसने प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़ दिए। इतना ही नहीं, नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज की एक पूरी लिस्ट भी ले आया। इन बड़े बदलावों ने, आप कह सकते हैं, संविधान के कई हिस्सों की शक्ल ही बदल दी। और इन्हीं बड़े बदलावों की वजह से इसे एक नाम मिला, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। ये निकनेम ही काफी है ना, ये बताने के लिए कि इसका स्केल कितना बड़ा था और इसका महत्व कितना ज्यादा था। अब देखिए, 42वें संशोधन के कुछ हिस्सों पर काफी बहस भी हुई, और इसी बहस ने अगले बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। एक ऐसा संशोधन जिसका पूरा फोकस नागरिकों के अधिकारों पर था। तो 1976 के ठीक 2 साल बाद यानी 1978 में आया 44वां संशोधन। इसका मकसद था पिछले अमेंडमेंट के कुछ कंट्रोवर्शियल हिस्सों को ठीक करना और इंडिविजुअल राइट्स को और मजबूत बनाना। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चर्चित बदलाव था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। इसे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के दर्जे से हटाकर सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। इसका मतलब यह था कि सरकार विकास के कामों के लिए जमीन ले सकती थी। हाँ, नागरिकों के पास कानूनी रास्ते तब भी खुले थे, पर यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस एक कदम ने सरकार और नागरिक के बीच संपत्ति के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अच्छा, संविधान में जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं होते, कई बार वो ग्रासरूट्स लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत देने का काम भी करते हैं। और हमारे अगले अमेंडमेंट्स बिल्कुल इसी बारे में है। साल था 1992 और इस साल आए 2 जुड़वा संशोधन जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस की तस्वीर ही बदल दी। पहला 73वां संशोधन जिसने गांवों में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और दूसरा 74वां संशोधन जिसने यही काम शहरों में नगरपालिकाओं के लिए किया। ये असल में पावर को दिल्ली से निकालकर गांव और शहर के स्तर तक ले जाने जैसा था, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक बहुत बड़ा कदम। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे संशोधन पर आते हैं जो हाल के सालों में हुआ है और जिसका असर हम सबकी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। ये है हमारा आखिरी उदाहरण, 101वां संशोधन। अब देखिए, इसके आने से पहले क्या होता था। भारत में हर राज्य के अपने अपने टैक्स थे। मतलब एक ही देश में इतने सारे टैक्स कि व्यापार करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इस एक संशोधन ने पूरे देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया। इसका मकसद सीधा सा था, ढेरों अलग अलग सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लाना, ताकि पूरा भारत एक सिंगल कॉमन मार्केट बन सके। वो जो नारा है ना, वन नेशन वन टैक्स, वो आइडिया यहीं से हकीकत बना।
तो ये थी कहानी 4 बहुत ही अहम संवैधानिक संशोधनों की। ये वो मोड़ थे जिन्होंने हमारे देश की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक दिशा को तय करने में एक बड़ा रोल निभाया। अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें, 1976 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 1978 में प्रॉपर्टी राइट्स का बदलना, 1992 में लोकल गवर्नेंस को ताकत मिलना और फिर 2016 में जीएसटी का आना, ये सब दिखाता है कि हर अमेंडमेंट अपने वक्त की ज़रूरतों का आईना होता है। तो ये सिर्फ कानून में लिखे कुछ बदलाव नहीं है, ये तो भारत की ग्रोथ स्टोरी है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, हमारे इस लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारे संविधान का अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी की बुनियाद है, हमारे मौलिक अधिकार। पता है, इन्हें अक्सर संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अभी कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना? तो चलिए आज यही समझते हैं कि आखिर इन अधिकारों को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई है। तो सबसे पहला सवाल, ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी भी नागरिक के ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कि उसके बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एकदम जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि हमारी आज़ादी की ये जो नींव है, ये आई कहाँ से और हमारे संविधान में इसे कहाँ रखा गया है। तो देखिए, इनकी प्रेरणा ली गई है अमेरिका के संविधान से, जहां इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में ये पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक में दिए गए हैं। अब आते हैं इन अधिकारों की सबसे पावरफुल बात पे, और वो है ये एक शब्द, वादयोग, यानी जस्टिसबिलिटी। तो इस शब्द वादयोग्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और कहूं तो क्रांतिकारी है। मतलब ये है कि अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही वो चीज़ है जो इन्हें सिर्फ कागज़ पर लिखे कानून नहीं बल्कि एक असली ताकत बनाती है। अब एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, 7 से 6 अधिकारों का सफ़र। जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अधिकार हमेशा से उतने नहीं थे जितने आज हैं। जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस वक्त नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जी हाँ, 7, 6 नहीं। तो फिर ये 7 से 6 हुए कैसे? 1978 में आया 44th संविधान संशोधन, और इसी संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। और बस तभी से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था, अब वो संविधान के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट, मतलब एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर कानूनी अधिकार के लिए आपको निचली अदालतों से ही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। तो आज की तारीख में भारतीय नागरिकों के पास पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 अधिकार हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन अधिकारों का असली मतलब क्या है? ये आखिर देश के हर नागरिक को क्या ताकत देते हैं? इनका असली सार, इनकी आत्मा बस एक लाइन में है, राज्य को जवाबदेह ठहराने की शक्ति। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इनका वाद्य योग्य होना ही वो चाबी है जो हर नागरिक को न्याय के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालतों तक पहुंचने का हक देती है। और सच पूछिए तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में एक बात साफ है, ये अधिकार सिर्फ कुछ कानून नहीं है, ये तो हर नागरिक का सुरक्षा कवच है, उसकी ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी इस शक्ति को जानना और समझना हम सबके लिए कितना जरूरी। नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के हर नागरिक की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है, और वो हैं हमारे मौलिक अधिकार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं है, नहीं, ये तो हमारे संविधान के दिए हुए वादे हैं, गारंटी हैं।
तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि कोई भी संविधान जो किसी भी देश की कह सकते हैं नींव होता है, वो अपने नागरिकों को आखिर गारंटी क्या देता है। ये सवाल सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर इसका जवाब हमें सीधा लोकतंत्र के दिल तक ले जाता है। और बस यहीं पर तस्वीर में आते हैं मौलिक अधिकार। इनको ऐसे समझिए कि ये वो बुनियाद हैं, वो आधारशिला है जिस पर हमारे भारतीय लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये नींव आखिर है कितनी मजबूत। तो ये अधिकार एक तरह से एक सुरक्षा कवच हैं, एक शील्ड। हमारा संविधान हम सबको कुछ बेसिक राइट्स की एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है। अब सवाल ये है कि ये शील्ड किसके खिलाफ है। ये हमें बचाती है सरकार या स्टेट की बेहिसाब ताकत से। ये पक्का करती है कि हर एक नागरिक की जो अपनी आज़ादी है वो सुरक्षित रहे और इंसाफ सिर्फ एक किताबी बात बनकर न रह जाए। तो सवाल उठता है कि ये पावरफुल अधिकार हैं कितने। संविधान इन सभी गारंटियों को कुल मिलाकर सिर्फ 6 मेन कैटेगरीज में बांटता है। अब सुनने में 6 शायद कम लगें, लेकिन ये इतने बड़े और व्यापक हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग हर पहलू इनमें कवर हो जाता है। तो चलिए इन 6 में से पहले 2 सबसे अहम पिलर्स यानी स्तंभों से शुरू करते हैं। वो स्तंभ जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को संभाले हुए हैं, और ये हैं समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये दोनों विचार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये साथ साथ चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ है आर्टिकल 14 से 18 जो हमें देते हैं समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और फिर दूसरी तरफ है आर्टिकल 19 से 22 जो हमें देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी और सबसे ज़रूरी जीने की आज़ादी। ये सब इसी में आता है। लेकिन रुकिए, ये राइट सिर्फ किसी एक व्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करते। नहीं, इनका मकसद एक मजबूत समाज बनाना भी है। ये अधिकार मिलकर पूरे समाज के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये उन लोगों को बचाते हैं जो कमज़ोर हैं, और साथ ही हमारे देश की जो इतनी खूबसूरत और अलग अलग तरह की संस्कृति है उसे भी सहेज कर रखते हैं। और ये सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है अगले 3 अधिकारों से। पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सकता, और बाल श्रम पूरी तरह से बैन है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी देता है। और फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो ये पक्का करते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी अलग पहचान, अपनी भाषा, अपनी विरासत को बचाए रख सकें। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए कि इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो अगर इनका उल्लंघन हो तो क्या होगा? क्योंकि देखिए, कागज पर अधिकार लिख देना एक बात है और असल जिंदगी में उन्हें लागू करवाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो फिर सवाल ये है कि इन सभी गारंटियों का प्रोटेक्टर कौन है, इनका रखवाला कौन है? और इस सवाल का जवाब है एक आर्टिकल 32। इसको आप बस एक और अधिकार मत समझिए, नहीं, ये तो एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो बाकी सारे अधिकारों के दरवाजे खोलती है और ये पक्का करती है कि ये अधिकार सिर्फ खोखले वादे बनकर ना रह जाएं। और इस आर्टिकल की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। सोचिए, आत्मा क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उनकी किसी भी अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक्शन लेने का अधिकार है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, असल में यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। ये अल्टीमेट गारंटर है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे शानदार स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, और आखिर में इन सब का प्रोटेक्टर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो 6 पिलर्स हैं जो मिलकर उस इमारत को खड़ा करते हैं जिसे हम एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र भारतीय समाज कहते हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि ये अधिकार जो दशकों पहले लिखे गए थे, आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में क्या मायने रखते हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई चैप्टर नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नागरिकता की पहचान से, उसके वजूद से जुड़ा है।
नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। आखिर ये हैं क्या, संविधान में कैसे आए और इनकी अहमियत क्या है? आइए पता करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मौलिक कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा थे? अक्सर लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन सच कुछ और ही है। और वो सच ये है कि नहीं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, है ना? पर जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कहीं जिक्र तक नहीं था। तो फिर अगर ये शुरू से नहीं थे तो ये आए कहाँ से? इनकी कहानी क्या है? सच तो ये है कि इन्हें संविधान में बाद में शामिल किया गया था, और यही बात इनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हर नागरिक के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये कोई कानूनी हुक्म नहीं है, बल्कि एक तरह से उम्मीदें हैं एक जिम्मेदार नागरिक से। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इन कर्तव्यों का जन्म हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें संविधान में शामिल करने की जरूरत आन पड़े, और ये सब हुआ कैसे? देखिए, इन कर्तव्यों को शामिल करने का जो आइडिया था उसकी प्रेरणा मिली थी पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से, और भारत में इस आइडिया को हकीकत बनाने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर अमल किया गया। साल था 1976 और संविधान में किया गया 42वां संशोधन। इसी संशोधन के जरिए संविधान में एक बिल्कुल नया हिस्सा जोड़ा गया, पार्ट 4A, और एक नया अनुच्छेद 51A, जिसमें इन कर्तव्यों की पूरी लिस्ट दी गई। और इस बड़े बदलाव के साथ शुरुआत में संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये जो 10 कर्तव्यों की लिस्ट थी ना, वो फाइनल नहीं थी। कुछ सालों बाद इसमें एक और बहुत जरूरी कर्तव्य जोड़ा गया। तो हुआ ये कि 1976 में 42वां संशोधन से 10 कर्तव्य आए, और फिर काफी सालों के बाद 2002 में 86वां संशोधन के साथ एक 11वां कर्तव्य भी आ गया। और ये जो 11वां कर्तव्य था वो जुड़ा था शिक्षा से। इसके मुताबिक हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। ये एक बहुत ही जरूरी एडिशन था जिसने शिक्षा के अधिकार को और भी मजबूती दी। तो इस नई ड्यूटी के जुड़ने के बाद आज की तारीख में हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि कुल 11 कर्तव्य है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इनकी असली शक्ति क्या है? क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों जितने ही शक्तिशाली हैं? देखिए, इसका जवाब है कि मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिसेबल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे सीधे सीधे अदालत नहीं ले जाया जा सकता। ये आप समझिए कानूनी मजबूरी से ज्यादा नैतिक दिशा निर्देश हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इन्हें अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर इन नैतिक दायित्वों का असली महत्व क्या है? और यही वो सवाल है जो हमें हमारे अधिकारों और एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियों के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार। जब हम कहते हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ किसी देश में रहना नहीं है, है ना? ये एक तरह का दो तरफा रिश्ता है। एक तरफ है हमारे अधिकार और दूसरी तरफ है हमारे कर्तव्य। तो आज हम भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच के इसी जरूरी बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ किसी देश का निवासी होना भर नहीं है। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देश अपने नागरिकों को कुछ गारंटी देता है और बदले में नागरिकों से कुछ उम्मीदें भी रखता है। अधिकार और कर्तव्य, एक परिचय। चलिए अब इन दोनों ही पिलर्स को यानी अधिकार और कर्तव्य को जरा करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव आखिर कैसे रखते हैं।
तो शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों से। इन्हें आप एक तरह से अपना अपना सुरक्षा कवच समझिए। ये वो ढाल है जो एक आम इंसान को राज्य की असीमित शक्ति से बचाती है। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ये वो बुनियादी हक और आज़ादियां हैं जो संविधान ने हम सबको दिए हैं। इनका मेन मकसद क्या है? मकसद है सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाना, एक सीमा तय करना, ताकि ये पक्का हो सके कि नागरिकों के साथ कोई अन्याय न हो। ये अधिकार ही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। ठीक है, तो अधिकार तो हो गए सुरक्षा कवच। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, मौलिक कर्तव्य। अगर अधिकार एक शील्ड हैं, तो कर्तव्य एक मॉरल कंपास की तरह हैं, जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने का सही रास्ता दिखाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य असल में वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी उम्मीद हर नागरिक से की जाती है। ये हमें बस इतना याद दिलाते हैं कि भाई, अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने साथी नागरिकों के प्रति। ये हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाए। यहीं से पूरी तस्वीर क्लियर होगी। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच 4 मेन फर्क बताती हैं। संविधान में उनकी जगह, उन्हें सस्पेंड करने की शर्तें, उनका मकसद और उन्हें लागू करने का तरीका। चलिए हम इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क संविधान में इनकी जगह को लेकर है। मौलिक अधिकारों को संविधान के पार्ट 3 में जगह दी गई है, जिससे संविधान का दिल भी कहा जाता है। वहीं मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्हें बाद में 1976 में इमरजेंसी के दौरान पार्ट 4A में जोड़ा गया था। अब ये वाला अंतर बड़ा दिलचस्प है, सस्पेंशन का। देखिए, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 2 अधिकार आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराधों के लिए सजा से संरक्षण और जीने का अधिकार, इन्हें कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य वो कभी सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि ये तो नैतिक जिम्मेदारियां हैं। दोनों का मकसद भी एकदम अलग है। जैसा हमने अभी बात की, अधिकार का काम है सरकार की पावर को लिमिट करना और नागरिकों को प्रोटेक्ट करना। इसके ठीक उलट कर्तव्यों का मकसद है हम नागरिकों को हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की याद दिलाना। मतलब एक रोकता है तो दूसरा हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे अहम अंतर पर, एनफोर्समेंट। मतलब इन्हें लागू कैसे करवाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य वो कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। ये हम नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसके एकदम उलट हैं मौलिक कर्तव्य, जिनका पालन स्वैच्छिक है, मतलब अपनी मर्जी से करना है। अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो इस पर कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है, जब तक कि संसद किसी खास कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई अलग से कानून ना बना दे। ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिनका पालन करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमने इन दोनों के बीच के सारे बड़े बड़े अंतर देख लिए। अब ये तो साफ है कि अधिकार और कर्तव्य भले ही अलग हों, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अच्छे नागरिक और एक मजबूत समाज के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, अधिकार हमें सरकार की शक्ति से बचाते हैं और कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। एक को कानून की ताकत मिली है तो दूसरे को हमारी नैतिकता की, और यही बैलेंस एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, या अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, या फिर असली ताकत इन दोनों के बीच के सही संतुलन में ही छिपी है? इस पर सोचिएगा। कभी सोचा है कि एक ऐसा सुरक्षा कवच हो जो हर मुश्किल में किसी की भी रक्षा करे? असल में भारत का संविधान हर नागरिक के लिए ठीक यही काम करता है। आज हम संविधान के दिए हुए उन्हीं 4 सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों पर नजर डालेंगे जो इस कवच की नींव हैं और जिनके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान एक ढाल की तरह कैसे है।
फिर हम जीवन, समानता और शिक्षा से जुड़े अधिकारों पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन अधिकारों को असल में लागू कैसे करवाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान को सिर्फ एक मोटी सी कानूनी किताब की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक जीती जागती ढाल है जो हर एक व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती है। ये पक्का करती है कि हर नागरिक सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सके। अब आते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी अधिकार पर। यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है और सच कहूं तो ये बाकी सभी अधिकारों का आधार है। इस अधिकार की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? वो ये है कि इसे कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि देश में इमरजेंसी लगी हो तब भी नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान के लिए ये अधिकार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार या कोई भी अथॉरिटी किसी की जान या आज़ादी को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। ऐसा करने के लिए एक सही और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। पर रुकिए, ये अधिकार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा को और भी बड़ा बना दिया है। अब इसमें साफ सुथरे पर्यावरण में जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार और यहाँ तक कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो ये सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी है। जीवन के अधिकार के बाद जो अगला सबसे जरूरी स्तंभ है वो है समानता का। देखिए, संविधान सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता बल्कि बराबरी और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। और यहीं पर अनुच्छेद 17 की भूमिका आती है। इस कानून के पीछे की वजह को समझने के लिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जानना जरूरी है। ये एक बहुत ही बुरी सामाजिक प्रथा थी जो सदियों से चली आ रही थी, जिसमें इंसानों के साथ सिर्फ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और किसी भी रूप में इसे मानना एक दंडनीय अपराध बनाता है। यह सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक कदम है। एक सुरक्षित और समान समाज तो ठीक है, लेकिन संविधान नागरिकों को मजबूत और सशक्त बनाने की भी बात करता है। और सशक्त होने का सबसे बड़ा जरिया क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, ज्ञान। और यहीं पर आता है शिक्षा का अधिकार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देने का मतलब है कि ये अब सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं बल्कि एक कानूनी गारंटी है। ये हर बच्चे के भविष्य को और साथ ही देश की तरक्की को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। अच्छा, तो अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो क्या होगा? यहीं पर संविधान का सबसे शक्तिशाली टूल सामने आता है, अनुच्छेद 32, जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर नहीं रहने देता बल्कि उन्हें असलियत में लागू करवाने की ताकत देता है। तो ये टूल आखिर है क्या? संविधान सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की खास शक्तियां देता है। इन्हें रिट कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए सीधे आदेश होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये पक्का करता है कि किसी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में न रखा जाए, और परमादेश किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम करने का आदेश देता है। इनके अलावा 3 और रिट हैं, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ये तीनों भी अदालतों और सरकारी अधिकारियों को उनके दायरे में रखने का काम करती हैं। ये 5 रिट मिलकर नागरिकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। तो ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? जरा सोचिए। जीवन का अधिकार हमारा अस्तित्व बचाता है, समानता का अधिकार हमें सम्मान दिलाता है, शिक्षा का अधिकार हमें ताकत देता है और रिट का अधिकार इन सभी की रक्षा करता है। ये एक बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया सुरक्षा चक्र है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। संविधान ने हमें ये अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनकी असली शक्ति तो उन्हें जानने और समझने में ही है। तो क्या अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना ही किसी भी नागरिक की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि सरकार के जो बंद दरवाजे होते हैं उनके पीछे असल में होता क्या है? आज हम उसी दरवाजे को खोलने वाली एक बहुत ही खास चाबी के बारे में बात करने वाले हैं, और वो चाबी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जी हाँ, ये वही कानून है जो हम जैसे आम लोगों को सीधे सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। जरा सोचिए,
अगर हमारे पास ये जानने का कोई तरीका ही ना हो कि हमारे चुने हुए नेता, मतलब हमारे ही टैक्स के पैसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या होगा अगर सारे बड़े बड़े फैसले गुपचुप तरीके से बंद कमरों में लिए जाएं, तो यही वो एक तरह का अंधेरा है ना, जिसे दूर करने के लिए सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की रोशनी आई। तो हाँ, इसी अंधेरे को चीरने वाला जो सवाल है ना, उसका जवाब है ये कानून। ये सिर्फ कोई मामूली एक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, एक पिलर है। तो चलिए अब जरा इस कानून के पन्ने पलट कर देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम सब आमतौर पर आरटीआई के नाम से जानते हैं, ये भारतीय संसद का एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक कानून है। और इसका मकसद ना बहुत सीधा और सरल है कि जो जानकारी सरकार की है वो जानकारी जनता की बने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे सोच क्या थी? चलिए एक एक करके इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उन्हें समझते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सरकारी दफ्तरों की दीवारों को समझिए शीशे का बना देना, ताकि हर कोई देख सके कि भाई अंदर चल क्या रहा है। कोई भी फाइल किसी अंधेरे कोने में बस धूल ना खाती रहे। और देखिए, जब सब कुछ शीशे की तरह साफ होता है ना, तो अपने आप आती है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। अधिकारियों को यह पता होता है कि उनके हर एक फैसले का, हर एक खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा, तो वो जनता के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि अब कोई ये कहकर बच नहीं सकता कि अरे हमें क्या पता। और जहां पर पारदर्शिता और जवाबदेही ये दोनों चीजें होती है ना, वहां भ्रष्टाचार के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। ये कानून एक तरह से भ्रष्टाचार के राक्षस पर एक मजबूत नकेल कसता है। सीधी सी बात है, जब सबको पता हो कि हर कोई देख रहा है, तो गलत काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो इतना शक्तिशाली कानून है, ये कोई आसमान से नहीं टपका। नहीं, इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है, एक दिलचस्प कहानी है। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये कानून बना कैसे। आपको पता है, 2005 से पहले भी हमारे पास सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 नाम का एक कानून था, पर वो उतना असरदार नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी। इसीलिए 2005 में एक नया, ज्यादा ताकतवर और कह सकते हैं कि नागरिकों के लिए ज्यादा फायदेमंद कानून लाया गया, जिसने इस पुराने कानून की जगह ले ली। तो इस सफर के कुछ पड़ाव हैं जो याद रखने लायक हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई 2002 के पुराने कानून से, फिर आया 15 जून 2005, एक बहुत ऐतिहासिक दिन, जब संसद ने नए आरटीआई कानून को हरी झंडी दिखा दी। और फिर आखिर में 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया, और यहीं से भारत में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ठीक है, हमने इसकी कहानी जान ली, इसके पीछे के इरादे भी समझ लिए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब हम सबके लिए ये क्यों जरूरी है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका आखिर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कानून सिर्फ किताबों या परीक्षाओं के लिए नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जो लोग यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है, पर असल में ये हम सभी के लिए है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और ये पक्का करता है कि जो असली सत्ता है वो जनता के हाथ में रहे, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के। इसी पूरी बात को ना एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में कहा गया है, वो ये है कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। अब जरा इस पर सोचिए, जैसे बिना पैसे के, बिना करेंसी के कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, ठीक उसी तरह बिना सही और खुली जानकारी के कोई भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। तो आज हमने आरटीआई की ताकत को समझा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब जब हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि सूचना की इस शक्ति का, इस पावर का भविष्य क्या होगा। हम सब मिलकर इस टूल का इस्तेमाल एक बेहतर भारत बनाने के लिए और कैसे कर सकते हैं। खैर, इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, एक ऐसा हथियार जो हर आम नागरिक को ये ताकत देता है कि वो सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई की। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर शासन में पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी कैसे बनता है। तो आज के सफर में हम 4 जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूचना का अधिकार आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि अगर जानकारी चाहिए तो उसे मांगते कैसे हैं। इसके बाद जाहिर है सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, उन पर नजर डालेंगे।
और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि क्या हर जानकारी मिल सकती है या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए, इस पूरे कानून का जो दिल है ना, वो है इसकी धारा 3 में। और ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि देश के हर एक नागरिक को सरकारी जानकारी पाने का हक है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई सरकारी एहसान या कोई तोहफा नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी अधिकार की, वो अधिकार जो असल में पारदर्शिता की चाबी हमारे हाथों में थमा देता है। सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। बस इतनी सी लाइन। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, पर यकीन मानिए यही एक वाक्य इस पूरे कानून की बुनियाद है, इसकी नींव है। यही वो लाइन है जो सत्ता को, सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाती है। ये पक्का करती है कि जानकारी पर सिर्फ सरकार का कब्जा न हो। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि हमारे पास एक अधिकार है, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब इसी पर आते हैं और देखते हैं कि इस अधिकार को कागज से निकालकर असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी रखी गई है। देखिए, 2 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, धारा 6 के हिसाब से आपको बस एक एप्लीकेशन, एक अर्जी देनी है उस सरकारी दफ्तर में जहां से जानकारी चाहिए। और दूसरा, धारा 7 के मुताबिक उस दफ्तर की मजबूरी है, उन्हें एक तय समय के अंदर आपको जवाब देना ही होगा। यही बात इस कानून को इतना असरदार बनाती है कि ये सिर्फ कागज पर नहीं रह जाता। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि ये कानून सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देता, बल्कि सरकार के ऊपर भी कुछ बहुत ठोस जिम्मेदारियां डालता है। और ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। धारा 4 ये कहती है कि सरकार को इंतजार नहीं करना है कि कोई उनसे कुछ पूछे, बल्कि उन्हें खुद ही आगे बढ़कर बहुत सारी जानकारी पब्लिक कर देनी है, जैसे कि उनके काम क्या हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, कौन अधिकारी किस पद पर है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, मतलब बिना मांगे ही जानकारी देना। और इसके पीछे सोच यह है कि सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दो कि लोगों को आरटीआई डालने की जरूरत ही कम से कम पड़े। तो इतना सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इसका मतलब ये है कि सरकार की हर एक जानकारी, चाहे वो कितनी भी सीक्रेट क्यों ना हो, हम मांग सकते हैं और हमें मिल जाएगी? और बस यही सवाल हमें ले आता है हमारे आखिरी हिस्से पर, यानी सूचना की सीमाओं पर। क्योंकि हर शक्तिशाली चीज की तरह इस कानून की भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। तो यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो है हमारा जानकारी पाने का एक बहुत बड़ा अधिकार, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी जानकारी भी है जिसे देश हित में, खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोपनीय रखना भी उतना ही जरूरी है। इस कानून की जो धारा 8 है, वो साफ साफ एक लिस्ट देती है कि भाई इन मामलों में जानकारी नहीं दी जा सकती, जैसे कि ऐसी कोई भी बात जिससे देश की एकता, सुरक्षा या दूसरे देशों से हमारे संबंधों पर कोई आंच आए, वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, धारा 24 कुछ खास संगठनों को, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी या फिर रॉ, इनको इस कानून के दायरे से काफी हद तक बाहर रखती है। और इसकी वजह भी सीधी सी है, देश की सुरक्षा के लिए इन एजेंसियों का काम गोपनीय तरीके से ही चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और ये बहुत जरूरी है। अगर इन्हीं संगठनों पर, जिन्हें छूट मिली हुई है, भ्रष्टाचार का या मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप लगता है, तब इनसे जुड़ी जानकारी देनी ही पड़ेगी। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि छूट का गलत इस्तेमाल ना हो और जवाबदेही बनी रहे। तो आखिर में हम फिर उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है पारदर्शिता की जरूरत और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा की जरूरत। क्या इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, एक आदर्श संतुलन बनाया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो शायद आरटीआई कानून की आत्मा है, और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर सरकार के अंदर चल क्या रहा है? कोई फैसला कैसे लिया जाता है? भारत में एक ऐसा जबरदस्त कानून है जो हमें, यानी हर नागरिक को, ये जानने की ताकत देता है। इसका नाम है सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ठीक है, जानकारी तो चाहिए, पर मिलेगी कब? कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? और यही सवाल, यही इंतजार का वक्त हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो चलिए सबसे पहले इसी टाइमलाइन को समझते हैं। जब हम कोई जानकारी मांगते हैं तो सरकार को जवाब देने के लिए कितना वक्त मिलता है? क्या कोई डेडलाइन है? जी हाँ,
आरटीआई एक्ट में इसके लिए बहुत ही साफ नियम बनाए गए हैं। यहाँ देखिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं। नॉर्मल केस में जवाब 30 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि एप्लीकेशन किसी असिस्टेंट ऑफिसर के जरिए फाइल की गई है तो 5 दिन और जुड़ जाते हैं। और अगर जानकारी किसी तीसरे इंसान या किसी कंपनी से जुड़ी है, मतलब थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, तो उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इसलिए इसमें 40 दिन तक लग सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि पूरी प्रोसेस फेयर रहे और हर किसी के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़रूरी और कह सकते हैं सबसे क्रिटिकल टाइमलाइन है, वो है सिर्फ 48 घंटे की। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन। ये तब होता है जब मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ये दिखाता है कि सिस्टम को इमरजेंसी सिचुएशन में कितना तेज और रिस्पॉन्सिव बनाया गया है। ठीक है, तो टाइमलाइंस तो समझ आ गई, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये एप्लीकेशन देनी किसको है। सरकार तो बहुत बड़ी है, किस दरवाजे पर दस्तक दें? तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी किरदार से। तो हर सरकारी दफ्तर में एक खास ऑफिसर होता है जिसे कहते हैं जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यानी PIO। यही वो इंसान है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी आरटीआई एप्लीकेशन ले, उसे समझे और फिर उस पर कार्रवाई करे। मतलब आरटीआई के दुनिया में हमारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही PIO होता है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि PIO ने जवाब ही नहीं दिया, या जो जवाब दिया वो आधा अधूरा है, या उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो फिर क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यहीं पर एंट्री होती है कहानी के अगले और बहुत ही पावरफुल किरदार की। ये है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी CIC। ये आरटीआई के मामले में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची अथॉरिटी है। जब कहीं और सुनवाई न हो तो अपील यहाँ होती है। इस कमीशन में एक होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और उनकी मदद के लिए होते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इन सबका काम यही पक्का करना है कि कानून का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने पावरफुल कमिश्नर हैं, इन्हें चुनता कौन है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से इन्हें चुना जाएगा उसी से तो तय होगा कि ये पूरा सिस्टम कितना निष्पक्ष और कितना इंडिपेंडेंट है ना? तो ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये 2 स्टेप का है। सबसे पहले एक हाई पावर कमेटी कुछ नामों की सिफारिश करती है। फिर इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति पर आखिरी मोहर लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असली ताकत तो उस कमेटी के पास है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस कमेटी में होता कौन कौन है। और इस कमेटी का स्ट्रक्चर ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, इसके चेयरपर्सन होते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं, और इनके साथ होते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेट किए गए एक कैबिनेट मंत्री। मतलब सरकार भी है और विपक्ष भी। ये जो बैलेंस है, यही इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाता है। तो अंत में ये पूरा सिस्टम हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसी कमेटी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सबसे बड़े नेता शामिल हों, वो आखिर एक आम नागरिक के जानने के हक की हिफाजत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये पूरा ढांचा ही संतुलन पर टिका है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सिर्फ एक किताबी शब्द न रह जाए, बल्कि सच में एक हकीकत बने। इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत कोई आवेदन तो फाइल कर दिया जाता है, पर तय समय बीत जाता है और कोई जवाब ही नहीं आता। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? आज इसी का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझेंगे। हाँ, ये सिचुएशन बहुत कॉमन है और जाहिर है काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरटीआई कानून में ही इसका साफ साफ हल भी बताया गया है। मतलब चुप बैठने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? वो है पहली अपील दायर करना। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। और मज़े की बात ये है कि इसका प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपील उसी डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर को करनी होती है जहां ओरिजिनल आरटीआई एप्लीकेशन दी गई थी। हाँ, पर यहाँ टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आरटीआई का जवाब आने की जो 30 दिन की डेडलाइन है, उसके ख़त्म होने के बाद पहली अपील फाइल करने के लिए और 30 दिन मिलते हैं। तो इस डेट को याद रखना क्रूशल है। अच्छा,
अब मान लेते हैं कि पहली अपील से भी कोई सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, तो अब क्या? चलिए अब इसके अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। दूसरी अपील करने की नौबत आमतौर पर 2 वजहों से आती है। या तो पहली अपील का कोई जवाब ही नहीं आया, या फिर जो जवाब मिला वो तसल्ली बख्श नहीं है और ये अपील ये सीधी जाती है एक हाई लेवल बॉडी के पास, मतलब सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस दूसरी और आखिरी अपील के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। पहली अपील पर जो भी फैसला आया उस तारीख से पूरे 90 दिन होते हैं दूसरी अपील फाइल करने के लिए। तो अपील का प्रोसेस तो समझ आ गया। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो हर आवेदक के लिए जानना जरूरी है, जैसे कि फीस कितनी लगती है और कुछ खास नियम क्या हैं। तो देखिए, आरटीआई एप्लीकेशन के लिए जो फीस है वो बहुत ही मामूली है, सिर्फ 10 रुपए। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आता है तो उसके लिए ये पूरी तरह से फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, अब जरा एक इम्पॉर्टेंट बदलाव की बात करते हैं। साल 2019 में आरटीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसने कुछ बड़े नियमों को बदल दिया। इस अमेंडमेंट ने मोटे तौर पर 2 बड़े चेंजेस किए। अब सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का कार्यकाल कितना होगा और उनकी सैलरी क्या होगी, ये तय करने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है। ये एक बड़ा बदलाव था जिसने इन कमीशंस की आज़ादी मतलब ऑटोनॉमी को लेकर एक बहस छिड़ दी थी। चलिए अब एक प्रो टिप उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से सवाल अक्सर बनते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 8 क्या है। असल में ये आरटीआई कानून का वो हिस्सा है जो बताता है कि कौन सी जानकारी देने से छूट मिली हुई है, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन सरकार देने से मना कर सकती है, जैसे कि देश की सुरक्षा या सॉवरेनिटी से जुड़ी बातें। तो तैयारी में फोकस कहाँ करना है? एग्जाम में अक्सर सेक्शन 8 में जो एग्जेम्पशंस यानी छूट दी गई हैं उनसे सवाल आते हैं और जानकारी देने की अलग अलग टाइम लिमिट से। खास तौर पे वो जो 48 घंटे वाला नियम है ना, जो किसी की जिंदगी और आज़ादी से जुड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये कानून जानकारी की ताकत तो देता है, लेकिन क्या उस तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा होता है? शायद नहीं। और इसीलिए जब जवाब नहीं मिलता तो ये जो अपील का पूरा प्रोसेस है वो ये पक्का करता है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाए। ये हमें याद दिलाता है कि अधिकार और उसे पाने की प्रक्रिया दोनों ही कितने जरूरी हैं।